आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ के साथ करेंगे। जो विद्यार्थी आगामी बिहार बोर्ड अर्थात बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, इस वीडियो से यह भी पता चल जाएगा कि पहले चैप्टर की तैयारी उनकी कैसी है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का पहला चैप्टर लगभग समाप्त हो ही गया होगा। तो आइए चैप्टर टेस्ट लेते हैं, एक एक प्रश्न की समीक्षा करेंगे, समझ बनाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में असत्य की पहचान करें। यहाँ पर असत्य कौन सा है कथन, उसकी पहचान करना है। दिया हुआ है एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्याओं के गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है। आइए कैसे सत्य है, तो एक परिमेय संख्या, तो मान लिया जाए कि 3 एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या √5 है। यहां गुणा करेंगे तो 3√5 होगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि यह सत्य है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। इस पे विचार करते हैं। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 1/5, ये 5 का व्युत्क्रम है 1/5, 6 का व्युत्क्रम है 1/6। तो 5 यदि परिमेय संख्या है तो 1/5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अगर 6 है परिमेय संख्या तो 1/6 भी परिमेय संख्या होगी। अगर 1/5 है परिमेय संख्या तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5, तो 5 भी परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन असत्य है। इसके बाद ये दोनों सत्य होंगे। 0 एक परिमेय संख्या है तो ये है, और यहाँ पर वितरण नियम का पालन अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, तो ये सही है। ये क्या है, वितरण नियम का क्या कह रहा है, ये इसको समझ लेते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या √3, यहां पर है 5 + 1/3, तो ये हो जाएगा √3 × 5 + √3 × 1/√3। तो ये सभी क्या है, ये लागू है, इस नियम में ये लागू है। तो ये यहां इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। जो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से परिकलित करने की तकनीक है। मतलब ये किसके लिए लागू होता है, ये बतलाना है। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म तो आप जानते हैं कि ये मशक के लिए होता है, HCF ये मशक के लिए लागू होता है। तो इसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं व्यतीत करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं a और 18 का लसा 36 है तथा मसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां एक संख्या हाइड कर दिया है a, तो हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का लसा गुणा मसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। अर्थात a गुणा 18 बराबर क्या हो जाएगा, 36 × 2, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा। तो ये हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 36 × 2/18, ये हो जाएगा। ये कटेगा, 18 दूनी 36, a बराबर हो जाएगा 4। देखते हैं विकल्प, तो यहां पर जो सी विकल्प है इसका, ये विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। 5 का अधिकतम घातांक पूछ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 625। हम लोग जानते हैं कि 625 का वर्गमूल होता है 25, इसका मतलब है 25 × 25, और प्रत्येक 25 में 2 बार 5 होता है, तो 5 × 5 × 5 × 5। अब देखते हैं कितना 5 आया, 4। तो 5 का घातांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 और 91 का मसा। यहां मसा की बात हो रही है, किसका किसका, 26 और 91 की। तो 26 मसा देखते हैं, 2 × 13, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 91, 13 × 7 = 91, 7 × 13, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो ये है 13, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 होगा इसका HCF क्या हो जाएगा इसका 13। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, मस ए गुना बी गुना लस ए गुना बी बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मस मतलब एलसीएम अगुना लस, तो मस अर्थात एचसीएफ गुना लस एलसीएम, ये पूछ रहा है एलसीएम। तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ए गुना बी। ये कह रहा है कि मस किसका, तो ए और बी का, ए बी यहां दोनों संख्याएं हैं, तो लस गुना मस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए गुना बी। आप यहां ये भी देखते चलेंगे कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होगा। 2 का महत्तम घात क्या होगा इसका, 156 का। तो 156 का खंड कर लेंगे। आइए यहां खंड कर लेते हैं 156। यहां 2 से जब इसको विभाजित करते हैं तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78। फिर 2 से करते हैं 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर करते हैं 3, 13 तिया 39, ये हो जाएगा 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 है 2 बार, तो 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13। देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में जब 13 से गुणा करेंगे तो हमारा 156 आ जाना चाहिए। 12 गुणा 13 बराबर 156, इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ क्या हो गया, 2 का मैक्सिमम घातांक पावर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा आंसर डी, 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। प्रश्न है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। यहाँ भाज्य संख्या की बात है तो लिखा जा सकता है प्रत्येक भाज्य, यही तो है गुणनखंड। प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब 12, तो क्या हो गया 2 गुणा 3, तो 12 क्या है, भाज्य संख्या है, और 2 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो घात के रूप में लिखा गया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, 1 लिखते नहीं है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर, लिखा जा सकता है। यह है आंसर। उन्नीस नंबर प्रश्न, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 किस प्रकार की संख्या है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, बिल्कुल हूबहू है। तो यहां पर ये क्या है, 2 पद है। देखिए पद की बात करें तो पद कितना है, तो 2 पद है, न कि 5 पद है। ठीक है, ये तीनों गुणा के रूप में है, 7 11 और 13, तो 1 पद, और ये प्लस 13 एक अलग पद। मतलब पद की परिभाषा की जिसे प्लस और माइनस से अलग किया जाए उसी को पद कहते हैं। तो इस पद में क्या है 13 और इस पद में क्या है 13, तो यहाँ 13 हम निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ। इसमें क्या बचा 7 गुना 11 और प्लस क्या बचा 1। यहाँ 13 गुना 11 7 77 और ये हो गया 78। कोई भी संख्या जब गुणा के रूप में आ जाए तो कहेंगे कि गुणनखंड है, अर्थात वह भाज्य है। तो क्या होगा, भाज्य संख्या है। ये पूरी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे, यहां आपने समझ लिया। अगला 20 नंबर प्रश्न, यदि ए तथा बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, यहां दिया हुआ है ए तथा बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एचसीएफ होगा। यहां आ गया, एक बार हम लोग पढ़े थे कि भाज्य संख्या है लगातार, और यहां आ गया अभाज्य। तो अभाज्य जैसे 13 है और 15 है, या 17 है और 19 है, मतलब लगातार की बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि परिभाषा है अभाज्य संख्या की कि प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या 1 अथवा स्वयं। तो 1 तो सब में हो जाएगा, जैसे 13 तो हो जाएगा इसका 13 गुना 1 19, तो इसका हो जाएगा 19 गुना 1। तो 13 19 अलग अलग है, लेकिन 1 तो सब में है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, a प्लस रूट बी का परमेयीकरण गुणांक है। यहां पर परमेयीकारी नहीं होगा, परमेयीकरण गुणांक है। क्या है, a प्लस रूट बी, a प्लस रूट बी। तो सीधी सी बात है कि कोई भी संख्या हो, जैसे 1 बटा a प्लस रूट बी है, तो इसमें गुणा करते हैं a माइनस रूट बी से ऊपर और a माइनस रूट बी से नीचे। क्यों,
क्योंकि ऐसा करने से हम हमेशा इसको a प्लस बी तथा a माइनस बी के सूत्र पर लिखते हैं। इसका फायदा होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है और नीचे का रूट हट जाता है। तो प्रमेयीकरण गुणा क्या है, a माइनस रूट बी, तो हो जाएगा इसका a माइनस रूट बी, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22, 3 गुणा 2 गुणा 5 27 गुणा 8 गुणा 25 का मौसक क्या होगा। यहाँ मौसक की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं। दो संख्या यहाँ पर दी गई है, यहाँ समझते हैं। एक संख्या है 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, और एक संख्या दी गई है 27 गुणा 8 गुणा 25, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। तो एक 3 है यहाँ, तो एक 3 है यहाँ, तो एक हो गया 3, एक 2 है यहाँ, तो एक 2 है यहाँ, तो गुणा हो गया 2, और एक 5 है यहाँ, एक 5 है यहाँ, ये तो गुणा हो गया 5। तो 3 दूनी 6 और 6 5 30, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 30 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि मसा क्या है, तो मसा है कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, या 3 संख्या तो तीनों संख्या में कौन सी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ है, उसका गुणनफल हो जाएगा, गुणा करेंगे अर्थात गुणनफल हो जाएगा उसका।